हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम भाई एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम सारे के सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट मतलब स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे, ठीक है। मैंने ऐसा कोई एमसीआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां पर आपको उनका स्ट्रक्चर बताना है सिर्फ, या फिर उनका आईयूपैक नेम बताना है, तो उनमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप देख कर सकते हो ना। मेंस देना पड़ता है, एडवांस उन्होंने बोल रहे सर, बोलते हैं कि एडवांस दिया अगर नहीं लिखा निकला तो फिर मेंस देना पड़ता है। आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस मैटर, ठीक है। अगर एडवांस ना तो मेंस फिर से देना पड़ता है, ऐसा मुझे नहीं पता है, हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस के स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बताने। पहली वाली तो फ्लीडर क्राफ्ट जैसी लग रही है। हाँ, AlCl3 लगा हुआ है। देखिए, पहचानने का तरीका बताता हूँ, रिएजेंट याद होने चाहिए, आप आसानी से पहचान लेंगे। AlCl3 लगा हुआ है। AlCl3 क्या करता है भाई? फ्रिटिल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन करवाता है। यहाँ पर एसाइलेशन होने वाला है, क्यों? C क्लोरीन है, ये क्लोरीन ले जाएगा AlCl3, ठीक है। बचे क्या? डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, बस हो गया प्रोडक्ट। समझ में आया सबको? कीटोन बन जाएगा सर। नीचे दिखा रखा है, ये रहा आपका सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब जरा, तो अगली रिएक्शंस में देखिए, अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई? कैडमियम दे रखा है, डाई अल्काइल कैडमियम, और CO दे रखा है। क्या होने वाला है? तो Cl को एल्डिहाइड हो जाएगा। तो सर मतलब कैडमियम CCl2 बन जाएगा और COCl जो है वो यूज हो जाएगा। हाँ, तो ये मेटल है, सीधी सी बात है। चलिए, इनके विद सॉल्यूशंस आपको डायरेक्टली शो भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, मेटल है तो ऑब्वियस है R नेगेटिव देने वाला है, ये भी R नेगेटिव देगा आपको, ठीक है। R नेगेटिव देगा इसके साथ, यानी ये एक इसके साथ चिपक जाएगा, क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा। फर्दर एक और ऐसा मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ये इसके साथ कैडमियम के साथ में दो हैं ऐसे, तो दो ऐसे मॉलिक्यूल बनने वाले हैं, प्लस कैडमियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने शायद वहां भी किया था ना, रिवीजन क्लास में। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे काम किया इसने भी। बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रीजन की तरह ही काम करेगा। देखो देखो बेटा, मेटल एल्काइल जितने भी है ना, मेटल के साथ एल्केन लगा हुआ है, वो जनरली R नेगेटिव ही डोनेट करेंगे, ठीक। मेटल पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करना पसंद करता है, तो यहाँ से इन चीजों के अंदाजे लगाना बहुत जरूरी होता है। और याद रखना, R2CD हमारे लेसन में नहीं आया ना, R2CD, इसलिए जब आप क्वेश्चंस करते हैं कुछ और अच्छी चीजें भी आपको सीखने को मिलती हैं, याद रख लेना आप इसके बारे में। एक अलग ये तो आई है सर, रिएक्शन की सर, मतलब CdCl2 बना, CdCl2, हाँ ये रहा बाय प्रोडक्ट। क्या कह रहे हो सर? ये बाय प्रोडक्ट बना था मतलब एक रिएक्शन में, और मतलब यही से मतलब ऐसी रिएक्शन थी सर, मतलब बिल्कुल लेसन था बेटा, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात सर। मतलब लेसन में थी ये रिएक्शन, लेसन में थी, ठीक है, हो सकता है, मुझे याद ना हो। हाँ थी शायद यार, CdCl2 बन रहा था, ठीक है ठीक है, बिल्कुल याद आ गया। अब आगे देखिए, प्रोपाइन है। प्रोपाइन कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, डेफिनेट सी बात है। HgH2SO4 के साथ हाइड्रेशन दे रहे हैं, वाटर जुड़ेगा। इस ये भी रिएक्शन में आपको करवा चुका हूँ, वाटर जुड़ता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन, ठीक है। और ये इनोल बनाएगा, ट्यूटामेरिज्म होगा, ये हमने पहले भी की थी, ये वाला सेम क्वेश्चन शायद मैंने डाल दिया है ना। फर्दर देखिए, नाइट्रो, पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 है। क्रोमियम डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड CH2 की प्रेजेंस में इटार्ड रिएक्शन, नेमिंग सही इटार्ड होगी तो, है ना। दो हाइड्रोजन इसके पास होने चाहिए, दोनों के साथ ये लगेगा, ये बीच वाला प्रोडक्ट याद है, फर्दर एल्डिहाइड, ठीक है, सिंपल इट इज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। सीधी सीधी रिएक्शन प्रिडिक्ट कर रखे हैं, फॉलोइंग रिएजेंट दिखा रखे हैं। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर उसके बाद पानी, और क्या दे रखा है इन्होंने? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन ये रहा, कार्बेल्डिहाइड ये रहा, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन देनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्या होगा? पीएच नेगेटिव आएगा, यस सर। पीएच नेगेटिव। अब देखो, पीएच नेगेटिव आएगा तो पीएच नेगेटिव क्या करेगा? पीएच नेगेटिव इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर यहाँ अटैक करने वाला है, यहाँ पीएच जुड़ जाएगा, बस। क्लियर है? उसके बाद वाटर दे रखा है, वाटर दे रखा है तो OH वाटर का अटैक करने वाला है, तो यहाँ पर OH भी जुड़ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो देखिए लास्ट प्रोडक्ट, पहले सबसे पहले ये अटैक हुआ, ये बन गया, ठीक है, OMgBr। अब MgBr क्या करता है?
सर जरा ये बताओ, एसिडिक वाटर में डाल दे तो वाटर डालेंगे H पॉजिटिव आयन, ये हट जाएगा, H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। क्या इसमें कुछ और तिकड़मबाजी हो सकती है कि मान लो हम सिर्फ एसिडिक वाटर की जगह, ये तो एसिडिक वाटर डायरेक्ट जुड़ गया, क्या हाइड्रोलाइसिस जैसा कुछ हो सकता है? आई थिंक ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, यही एक्ट करने वाला है, यहाँ पर ये दोबारा डबल बॉन्ड कर सकता है और ये हट सकता है, तो यहाँ से H नेगेटिव आयन भी हट सकता है। पता है लिविंग ग्रुप क्या बोलते हैं उसको भाई, कौन सी पावर होती है? मैंने आपको एक पीडीएफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जिसके अंदर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यस, माइग्रेशन करना, H नेगेटिव का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है ना? तो वैसा कुछ, वैसी कोई कंडीशन अगर बनती हो तो वैसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एग्जांपल यहाँ से अब आपको ये सोचना होता है कि ये भी जा सकता है और यहाँ डबल बॉन्ड वापस मिल सकता है, बट क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन डल रहा है एसिडिक, तो भाई सीधा सीधा है ये MgBr यहाँ से H लग जाएगा और MgBr के साथ क्या होगा? MgBr के साथ में OH भी लगेगा, है ना? OH ये हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ ही OH जुड़ा हुआ, मैग्नीशियम के साथ ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो इसके अंदर यही दे रखे इन्होंने। टोलन रिएजेंट यूज कर रहे हैं भाई, एल्डिहाइड है बिल्कुल एक्ट करेगा, सेमी कार्बाजाइड वीक एसिड के साथ बिल्कुल एक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। फिर एक्सेस एथेनॉल एंड एसिड, एथेनॉल अल्कोहल क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, लोन पेयर अटैक, एस्टर बनेगा सर, एसिटल कीटल रिएक्शन है ना, वही एसिटल कीटल। जिंक अमलगम डाइल्यूट HCl के साथ में, अब जिंक अमलगम क्या करता है? जिंक क्लेमेंसन रिडक्शन करने वाला। तो देखिए भाई यहाँ से 1 बाय 1 रिएक्शंस को देखते हैं। ये था टोलन रिएजेंट, AgNH2 ट्वाइस और OH नेगेटिव आयन होता है, ठीक है? क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस सिल्वर मिरर प्लस अमोनिया प्लस वाटर, तो ये सीधी सीधी रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है? सेमी कार्बाजाइड वाला है ना, तो इसमें क्या होने वाला है भाई? NH2, ये वाला NH2 यहाँ का H2 चला जाएगा और OH चला जाएगा, है ना? ठीक है। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा है? और ये बने, हाँ, हेमी एसिटल या एसिटल बनेगा, यहाँ एसिटल बन रहा है, पहले हेमी एसिटल बनेगा, फिर 2 मोल एक्सेस में डाला इसने, ये याद रखना, तो 2 मोल यूज हो जाएगा, एसिटल बनेगा कंप्लीट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल रिएक्शंस हैं, सारी लेसन में आ चुकी हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ से अभी याद कर लो, ठीक है? अगर याद है तो रिवाइज कर लो, कोशिश करो कि फिंगर टिप्स पे हो जाए। नेक्स्ट को देखिए क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन, वही एल्डिहाइड लगा हुआ है इसके अंदर, H पॉजिटिव Hg और HCl H हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन सीधा क्या कर रहा है? रिडक्शन करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन होने वाली, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन विद विच ऑफ द कैनिज़ेरो रिएक्शन एंड विच नाइदर? कौन एल्डोल करेगा, कौन कैनिज़ेरो करेगा और कौन? इसका तो आंसर भी याद है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो देखो भाई, मीथेन आल है, मेथेनॉल, मीथेनॉल क्या करेगा? कैनिज़ारो। कैनिज़ेरो, मेथेनॉल के अंदर देखो CH3 है, इसमें CH3 है ही नहीं, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन, ये तो सीधा मेथेनॉल, ये बनेगा ना HCHO, मेथेनॉल सीधा ये बनेगा। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिज़ेरो करेगा, ठीक है? नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड क्या है? 2 मिथाइल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल है 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल, ठीक है? ये बन गया सेकंड कार्बन पर 1, सेकंड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। इस तरफ क्या है? तो एक H रहेगा, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना? अल्फा हाइड्रोजन, डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या करेगा भाई? एल्डोल। ये एल्डोल करने वाला है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास अगर एक भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये डिहाइड्रेशन आधी करेगा सर, डिहाइड्रेशन नहीं कर पाएगा। हाँ, डिहाइड्रेशन फेज इसमें नहीं होने वाला क्योंकि एक और हाइड्रोजन हो तो डिहाइड्रेशन फेज होता है, ठीक है? सेकंड वाला भी क्लियर हो गया। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है? बेंजल्डिहाइड CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि इस कार्बन नहीं करेंगे, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बेंजोफिनोन, बेंजीन के ऊपर फिनोल, बेंजीन के ऊपर नो सर, डबल बॉन्ड हो नहीं, फिनोल कैसा होता है बेंजोफिनोन भाई? सर बेंजोफिनोन में दोनों तरफ बेंजीन रिंग आ जाएगी सर, है ना? हाँ, तो बेंजोफिनोन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी क्या करने वाला है? कैनिज़ारो।
हाँ नेक्स्ट वाला साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन देखो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन के पास, ठीक है, डेफिनेटली ये एल्डोल करेगा। नेक्स्ट 1 फिनाइल प्रोपेनोन, फर्स्ट कार प्रोपेनोन 3 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड O नहीं बीच में लगेगा डबल बॉन्ड O, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड है। फर्स्ट कार्बन के ऊपर फिनाइल लगा हुआ है तो 1 फिनाइल, यहाँ पर पीएच जोड़ देते हैं, ठीक है, फिर और क्या लगेगा भाई H2 और ये CH3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, डेफिनेटली एल्डोल, सर एल्डोल, तो ये भी एल्डोल करेगा। अल्फा हाइड्रोजन ही ढूंढना और इसमें कुछ नहीं करना, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी है जिनमें दोनों नहीं हो रही है ना, हाँ, दोनों हो सकती है, कैसे मतलब जैसे जिसमें कैनिजारो भी नहीं हो रही है और एल्डोल भी नहीं हो रही है, इसमें दो ऐसे भी वो कुछ वैसे भी आएंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो 1 बाय 1 इनको करते हैं, डायरेक्टली वहां से भी पता लग जाए। कंपाउंड्स विच अंडर एल्डोल हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन फॉलोइंग, तो देखो भाई ये रिएक्शन है, इसने बोला 2 मिथाइल पेंटेनॉल, तो 2 मिथाइल पेंटेनॉल है यहाँ पर, और ये क्या करने वाला है, NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन करने वाला है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन उड़ जाएगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में डबल बॉन्ड O के साथ ये, उसके साथ वो H जुड़ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बनाना आता है सबको? यस सर। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन है तो इसके पास में भी 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये OH बन गया और ये बन गया। अब ये प्रोडक्ट जरूर बना के देखना, अपने हाथों से खुद सोच के देखना, इसका कोई और प्रोडक्ट भी बन रहा हो वो भी बना के देखना, जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, क्योंकि वैसे तो सारे आइडेंटिकल हैं, तो डेफिनेटली किसी को भी बना लो, सबके सब क्या है, सेम प्रोडक्ट ही बनाने वाले हैं, बट एटलीस्ट इसको थोड़ा सा अलग कर देना, यहाँ CH3 लगा देना, तो इससे क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं रहेंगे दोनों के पास, जिसकी वजह से अदर प्रोडक्ट बनेगा, और वो सारे प्रोडक्ट इसके जरूर बना के देखना, क्योंकि इस तरह का बॉन्ड आपको कम रेयरली देखने को मिलता होता है ना, 2 और रिंग्स के बीच में डायरेक्ट। फिर था 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 पर फिनाइल लगा हुआ है भाई, फर्स्ट कार्बन में प्रोपेनॉन है, 3 कार्बन की चेन, तो डेफिनेटली इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इधर वाला भी अल्फा हो गया, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन करने वाला है। नेक्स्ट फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, फिनाइल ग्रुप है और एसिटाल्डिहाइड है, 2 कार्बन की चेन वाला एल्डिहाइड, इसके पास तो अल्फा है, डेफिनेटली है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, इनको बना के जरूर देख लेना, जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो जरूर करना, इसको लिख कर देखना। कंपाउंड विच अंडरगो पीछे वाले में दिखाना, एक मिनट लो बेटा, ये रहा, देखिए जरा, सर पीछे वाले में ये OH की हुआ, ये लो, कौन सा ये OH, ये 1 फिनाइल, ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें, इसमें क्या, इसमें इसका रिडक्शन की हो गया तीसरे नंबर के O का, इस ऑक्सीजन का, ये डबल बॉन्ड होगा ऊपर वाले में, ऊपर वाले 1 फिनाइल प्रोपेनॉन में, इसमें, हाँ इस वाले का कर दिया, रिडक्शन क्यों हो गया, हाँ OH का, वो O का OH बन गया। बेटा ये तो हर जगह पर बन रहा है, एल्डोल में यही तो होता है, जिस कार्बन, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड हो ये इधर जाएगा, है ना, इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो H था ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। वो रिडक्शन दिख रहा है आपको, है ना, वो अलग से, चलो है तो रिडक्शन ही। इसके बाद देखो भी मेथेनॉल डेफिनेटली क्या करेगा, कैनिज़रो रिएक्शन करेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा मेथेनॉल बनेगा, मेथेनॉल अल्कोहल बनने वाला है। नेक्स्ट वाला बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में एक बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा सोडियम बेंजोएट या बेंजीन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तीसरा देखिए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल हैं और ब्यूटेनॉल है ये, तो डेफिनेट सी बात है ब्यूटेनॉल है, 2 इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिज़रो करने वाला है। तो कैनिज़रो अब इसमें कैसे होने वाले हैं, एक को अल्कोहल बना दो CH और एक को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, बस बन गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो कंपाउंड विच अंडरगो नाइदर, दोनों रिएक्शन में से कोई कुछ भी नहीं करेगा। एक ये बेंजोफिनोन इन्होंने बता रखा, इट इज ए कीटोन, कीटोन ऐसा नहीं करते, हाँ हम ये चीज भूल गए थे, एल्डिहाइड ऐसा कर रहे हैं ना, बेंजोफिनोन वाला कीटोन जो है, बोल रहा था, मतलब उसमें कुछ दे रखे थे ना, तो पहले मुझे आया नहीं था रीजन क्या होगा, मैंने सोचा स्टेरिक इम्बैलेंस होगी शायद रीजन। चलो जो भी है देखिए अब जरा, इट इज कीटोन सो इट डज नॉट अंडरगो कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो के अंदर क्या होता है भाई, अल्फा हाइड्रोजन
क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो और पहली बात वो एल्डिहाइड होना चाहिए, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कीटोन है, तो ये कीटोन ऐसा नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये एल्डोल भी नहीं करेगा, तो ये दोनों ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, ब्यूटेन 1 ऑल, 4 कार्बन की चेन है, इसके अंदर इज एन अल्कोहल, सो इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द 2 रिएक्शंस। अब देखो अल्कोहल है, ये चीजें ध्यान नहीं रहती, कई बार हमें लगता है कि हम तो सिर्फ क्या ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन आता है कि नहीं। तो 4 कार्बन की चेन और इसके अंदर हमने देख लिया यहाँ पे OH है, तो हम देखेंगे ये अल्फा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये करेगा, है ना। ऐसी मिस्टेक के चांसेस होते हैं। समझ में आया? यस तो सर। थोड़ा सा भावनाओं को थोड़ा सा रोक के रखना है और समझना है कि भाई कौन कैसे और किस तरह से करेगा। हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स? इथेनॉल, तो हमारे पास क्या है भाई, C2H5OH अल्कोहल है, और उससे क्या बनाना है। अब देखो कन्वर्जन का रूल देखिए बेटा, सबसे पहले आपको रिएक्टेंट पता होता है, प्रोडक्ट भी पता होता है, कन्वर्जन में दोनों बातें पता है। ब्यूटेन 1,3 डाइओल, तो ब्यूटेन है 4 कार्बन की चेन, इसके अंदर 1 और 3 के ऊपर डाइओल है, फर्स्ट कार्बन पर तो ओल है डेफिनेटली, और एक थर्ड कार्बन होगा तो इसके ऊपर भी ओल है, डाइओल आ गया, बाकी सब सेम रहा, CH3, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या लगेगा, ये भी CH2, है ना। ये लो, ये बनाना है। तो देखो भाई एथेनॉल है, एथेनॉल के अंदर हमें क्या करना है, एथेनॉल है, एल्डिहाइड है सर, एल्डिहाइड है क्या वो, सर इथेनॉल है, गड़बड़ कर दिया मैं उसको एथेनॉल समझ रहा हूँ, गड़बड़ है, ठीक है। एथेनॉल, ये तो फिर ज्यादा ही आसान हो गया, एल्डोल, CH3CHO, एल्डोल रिएक्शन करवा दो फिर तो इसी की, ठीक है, यही बनेगा सर। उसके बाद हाँ, एल्डोल कराने के बाद रिडक्शन करना पड़ेगा सर, ये वाला CHO ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ पर तो CHO रिडक्शन कराना सर पड़ेगा, रिडक्शन करा देंगे इसका। उसके बाद एल्डोल की क्लेमेंसन रिडक्शन या कोई भी ऐसी जो बेटर रिडक्शन आपको लगती है, वोल्फ किस्नर करवा सकते हैं, दोनों में से एक हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखो, ब्यूट 2 इन ऑल, वही 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 2 सेकंड कार्बन के ऊपर इन लगा हुआ है, ऑल, क्या प्रोडक्ट, रिडक्शन भी नहीं कराना सर, CH3 Al है तो CHO, यानी ये तो एल्डिहाइड ही रहेगा इसमें, और क्या बोल रहा है, ब्यूट 2 इन सेकंड कार्बन पड़ेगी इस कार्बन पे है सर, अब रिडक्शन भी नहीं कराना, 2 इन ऑल है, तो हम इसका डिहाइड्रेशन फेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले का देखो, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ब्यूट 2 पर इन है ओइक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा दो। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसी से भी करवा दो, मतलब KMnO4 से तो नहीं करा सकते ना, डबल बॉन्ड तोड़ देगा। हाँ, आप ये करवा लो ना, मिल्ड टोलन रिएजेंट, जोनास रिएजेंट, हाँ ये टॉलरेंस रिएजेंट कर सकते हैं। टोलन फैलिंग रिएजेंट भी तो क्या करता है, ऑक्सीडेशन ही करवाता है सर। बस फिर तो देखो भाई, एथेनॉल है, डाइल्यूट एल्डोल कर देंगे सबसे पहले, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन्होंने तो देखो अपनी तरफ से कुछ भी लगा दिया, हम तो क्लेमेंसन रिडक्शन वगैरह कर रहे थे, लेसन के हिसाब से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा के डायरेक्टली करवा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट में देखो एथेनॉल है, CHO के साथ, NaOH के साथ में 3 पर हाइड्रोक्सी, सबसे पहला ये स्टेप है, सेकंड वाले को जस्ट हीट करेंगे, डिहाइड्रेशन फेस होगा, वाटर उड़ेगा, H2O है ना, तो सीधा ये बनेगा। नेक्स्ट देखो, एथेनॉल इनटू ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, तो सबसे पहले तो एल्डोल करवा दी, अब एल्डोल के बाद टोलन रिएजेंट लगाया, सिंपल है, टोलन या फैलन रिएजेंट लगा सकते हैं, जोन रिएजेंट वगैरह वो सब भी लगा सकते हैं, डेफिनेटली सारे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस जो डबल बॉन्ड को ना तोड़ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जरा समझ में आ रहा है, यानी कि जो हमने रिएक्शन की होती है उन्हीं सबको जोड़ तोड़ करके थोड़ा सा दिमाग लगा के ही कन्वर्जन होते हैं, इसी को मुश्किल बनाने का तरीका होता है कि मैं 3-4 स्टेप में कन्वर्जन करवाऊं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, तो वैसे ही कुछ होता है, बस और कुछ नहीं है। हामिद बोल रहे सर मेरे पीछे, उनकी वजह से मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, अगर पीछे वाले लेक्चर्स मिस हुए हैं तो डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, आपको पीछे वाले लेक्चर्स ही देखने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। एटलीस्ट रिएक्शंस हैं, सीधा सीधा अगर आपको रिएक्शंस डायरेक्टली याद हो रही हैं तो फिर आप सीधा इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शंस डायरेक्टली याद हो रही है तो अमित के लिए बोल रहा हूँ, भी डायरेक्ट रिएक्शन याद कर लो, और तो कुछ नहीं है।
मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा इजी बनाने की, है ना। Write the structural formula and names of the 4 possible aldol condensation product from the propanol and butanol. In each case, indicate that the aldehyde act as nucleophile. Which aldehyde act as the nucleophile? Which is electrophile? Electrophile कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? आपने उस दिन 8 दिए थे बनाने के लिए, अब तो 4 ही है। हाँ ठीक है, तो आपको इसमें बस क्या करना होता है भाई, चलो एल्डोल रिएक्शन। अमित को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं लगाए। तो देखो बेटा, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल दोनों ही इसने खुद बोला है, रिएक्टेंट तो खुद ही दे रखा है, ठीक है। कहां पर दिया हुआ है? प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, ये दो है, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। तो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल दो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के साथ में ही रिएक्शन करेगा। क्या क्या होता है सीधा बता देता हूं। एक C डबल बॉन्ड O से नेक्स्ट कार्बन को आप क्या मान सकते हो? इसे अल्फा कार्बन मानिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन। अल्फा होना जरूरी है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है एल्डोल के लिए। और दूसरा जो C डबल बॉन्ड O है, इसका एक हाइड्रोजन यहां से उड़ा दो, दोनों उड़ा दो, ठीक है। और इसका डबल बॉन्ड O उड़ा दो, यानी टोटल पानी उड़ा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, सीधा आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर आप आधा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन यहां से उड़ा दिया, इसका एक ऑक्सीजन का बॉन्ड उड़ा दिया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और यहाँ पर H लगा दिया। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से उड़ाया था वो यहाँ लगा दिया, ठीक है। क्लियर है अमित बेटा, समझ में आया? ये है हाफ प्रोडक्ट। जब इसमें से पानी उड़ाना है तो OH और इधर वाला H दोनों फिर से उड़ा दो, यानी कि जब वाटर उड़ाते हैं तो ये OH पूरा चला जाएगा, ये H यहाँ से चला जाएगा, दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इस तरह से हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। दैट इज इट, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने पहला प्रोडक्ट ये बना रखा, दोनों सेम थे। अगर अलग अलग हो तो अब यहाँ इन्होंने देखो इन्वॉल्विंग ब्यूटेनॉल ओनली। अब ब्यूटेनॉल लिया, 4 कार्बन की चेन है, करना वही है, इसका H उड़ाना है और इसका डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पर H लगेगा, तो ये बन गया, ठीक है। अगर इसका डिहाइड्रेशन फेस करना है तो ये OH भी यहाँ से चला जाएगा, ये वाला H भी यहाँ से चला जाएगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ H लगा रहेगा, ठीक है। इस H को, ये वाले H को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, बस वाटर यहाँ से चला गया। तो ऐसे करके दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया, यही एल्डोल होती है, कुछ नहीं। इसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है अल्फा कार्बन के पास, C डबल बॉन्ड होके नेक्स्ट वाले कार्बन के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सेम सेम कर रहे हैं, अगर अलग अलग करें तो अलग अलग में देखो, ब्यूटेनॉल इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोपेनॉल जो है न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से मतलब क्या है? एक का अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस पे अटैक करेगा ये, तो ये नेगेटिव आयन ये बनेगा, ठीक है। इसका एक H चला जाएगा तो ये बन गया नेगेटिव आयन, और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये नेगेटिव आयन क्या करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो सीधी सी बात है, जो H गया था वो यहाँ लग जाएगा, इसका सिंगल बॉन्ड रहेगा, वही काम करेगा और कुछ नहीं। यस, समझ में आया कैसे बना प्रोडक्ट? किसी भी एक कार्बन का H उड़ा दीजिए। कौन से कार्बन का H उड़ाना है? C डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसका H उड़ाना है। H होना चाहिए उसके पास, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बन के पास। अब वो H चला गया, इधर से डबल बॉन्ड O की जगह पर H लगा दो। अब ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करते होते हैं कि एक और H इसी C डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन का H यहाँ से चला जाएगा, OH यहाँ से चला जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डिहाइड्रेशन फेज है, सेकंड वाला। तो अब C डबल बॉन्ड तो ये भी था, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, इसका H भी तो जा सकता था, और फिर इसको OH बना देते, उल्टा कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, तो वो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। नीचे उन्होंने वही चीज दिखा के इलेक्ट्रोफाइल बदल दिया। ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर ये जुड़ेगा, इस H यहाँ जुड़ जाएगा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा और इन दोनों का डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। यही प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ दिखा रखा है। क्लियर है भाई? चारों प्रोडक्ट समझ में आ गए सबको? हमने प्रैक्टिस में 8 कर रखे हैं, तो ये तो 4 ही हैं, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduce Tollern reagent, undergo Cannizzaro reaction, on vigorous oxidation it give 1,2-benzene and dicarboxylic acid, identified the compound। देखो बहुत कुछ दे रखा है, सही दिमाग लगाओ तो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है, तो ये एल्डिहाइड होना चाहिए क्योंकि टोलन रिएजेंट को रिड्यूस करता है। यस, पहली बात एल्डिहाइड, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूं कि ये CHO है, ये तो पक्का है कि ये CHO है। और वो क्या कर रहा है? फॉर्म्स, फॉर्मूला दिस, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है। इसका मतलब क्या? उसके पास डबल बॉन्ड O है, वही बनाएगा 2,4-DNP डेरिवेटिव, है ना।
2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल जो है उसका डेरिवेटिव तभी बना सकता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये पक्का एल्डिहाइड ही है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। रिड्यूस टोलन रिएजेंट ये भी कंफर्म करता है एल्डिहाइड है। अंडरगो द कैनिज़ेरो रिएक्शन, एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ जो कार्बन लगेगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी कैनिज़ेरो करेगा। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक। अब तो सर रिडक्शन करा देते हैं, मतलब 1,2 डाइबेंजीन का 1,2 डाई, देखो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन बना देते हैं। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब यहाँ पर COOH है और यहाँ पर भी COOH है, यही बनेगा। यस सर, है ना? आइडेंटिफाइड द कंपाउंड, तो ये बनता है ऑक्सीडेशन से। अब ये बेंजीन था, तो ऑक्सीडेशन मतलब भाई CHO का, और यहाँ विग्रस ऑक्सीडेशन सर, दो कुछ भी CHO बनेगा तो क्या कुछ भी, मतलब अगर CHO की जगह कुछ भी होगा तब भी, मतलब सर OH होगा तब भी, मतलब विग्रस ऑक्सीडेशन हुआ है तो फिर तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यानी ये हमें समझ में आता है कि भी ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ इसके पास कुछ ना कुछ था जिससे इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब प्रोडक्ट क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं सर। ठीक है, तो देखिए, सो एल्डिहाइड ग्रुप शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, तो इतना समझ में आ गया भाई। यहाँ पर अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन है तो बेंजीन रिंग तो पक्का है, तो मेरे को ये चीज तो पक्का C6H5 अलग कर देते हैं ना फिनाइल वाला, क्या? जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें C6H5 माइनस कर देते हैं, बचे हुए कार्बन जो होंगे वो ये फंक्शनल ग्रुप होंगे। सर वहाँ पे 9 कार्बन है ना, और यहाँ पे हमने 7 कार्बन लगा लिए, तो एक शायद इथाइल ग्रुप ही होगा। 7 तो पक्के तौर पर 2 कार्बन और है ना? यस सर। 2 कार्बन और है, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये CH2 और CH3 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब जरा काउंट करना, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 10 है। 10 हाइड्रोजन और कार्बन 9 है। यस सर। 5 6 और 4 10, कार्बन 9 है। तो ये यही है, क्योंकि अब इसका विग्रस जब ऑक्सीडेशन होता है तो मुझे पता है ये वाली चेन गायब हो जाती है, ये हमने किया था ना, ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं ये वाली पूरी चेन गायब, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है? यस सर। तो यही होना चाहिए हमारे हिसाब से। चलो देखते हैं इसको, है ना? विग्रस ऑक्सीडेशन गिव 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिल, सो शुड बी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, पॉसिबली ओनली ऑर्थो इथाइल बेंजल्डिहाइड ही पॉसिबल है। ये थोड़ा गैस भी बता रखा है कि यही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं भाई, इनकी रिएक्शंस क्या दे रखी हैं। तो इन्होंने इसको ऐसा कुछ समझा, हमने भी ऐसा ही बनाया। तो इसकी अब देखो, इसने ये बोला था कि पीछे वाली सारी रिएक्शनें भी लिखनी है, सारी रिएक्शंस भी लिखो इसकी, है ना? तो हम रिएक्शंस को लिखेंगे। अगर ये प्रोडक्ट है, इसको हम 1,2,4 DNP से रिएक्शन करवाते हैं, CHO है तो डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव बनाता है, बन गया। 2,4 DNP क्या करेगा, डबल बॉन्ड और इसका उड़ा दो, H2 इसका उड़ा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बन गया स्किफ बेस, अनिल बोलते हैं जिसे, एनिल। ठीक है, और जब नाइट्रोजन के पीछे कार्बन की चेन होती है उसको स्किफ बेस बोलते हैं, डबल बॉन्ड के साथ। क्लियर है? रिपीट करना स्किफ बेस। स्किफ बेस मतलब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो कार्बन का, और इस तरफ जो है वो कार्बन की चेन हो। ओके सर। सॉरी, उस तरफ, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन की चेन है, CH2 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 ऐसे करके। क्लियर है? तो ये स्किफ बेस ऐसे कुछ बनता है। अब आगे देखते हैं, और साथ में ये DNP ये सब। तो अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट वाली रिएक्शन वाटर, ये तो पहला हो गया। दूसरे वाली रिएक्शन क्या कर रहा है, टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट क्या करेगा, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, Ag सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, और ये हमें पता है ऐसा कुछ बनाता है। यस, क्लियर है? इसमें 3-4 रिएक्शन क्लियर होगी, बस और कुछ नहीं। यस सर। है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज जरूरी होती है कि जब आप कन्वर्जन करते हो, असलियत में कन्वर्जन वही होते हैं जो आपको पता है, जो आपने कर रखे हैं। कुछ एक नए मिल सकते हैं, मेंस के जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, कुछ एक दो रिएक्शन एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो पॉइंट टू पॉइंट साल दर साल एक्स्ट्रा आती गई, धीरे धीरे वो ऐड होती गई, उनके एग्जांपल्स ऐड होते गए। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपको वहीं से करनी पड़ेंगे ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहीं से एक दो चीजें नई सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी दे देगा, C8H16 और O2 है, वाज हाइड्रोलाइज्ड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। हाइड्रोलाइज, पानी टूट गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ मिल गया। ठीक है, अल्कोहल भी मिला।
है ना, और अल्कोहल भी मिल गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अल्कोहल मिला सी, तो ऑक्सीडेशन किया सी का, तो क्रोमिक एसिड के साथ प्रोड्यूस बी हुआ, ठीक है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्रोमिक एसिड के साथ में, तो प्रोडक्ट मिला बी। फिर सी ऑन डिहाइड्रेशन, अगर इसका वाटर निकाल देते हैं 1 ब्यूट 1 ईन बनाता है। अब यहां से हमें सी का पता लग जाएगा, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो इसकी इक्वेशन सी देखो क्या है, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन इन, 1 पर इन है, डबल बॉन्ड है ना। ये समझ में आया? CH2 और CH, क्लियर है। तो ये बनता है कब, जब इसको हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब इसमें से पानी उड़ा दिया इन्होंने। तो डेफिनेट बात है, जहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसी के साथ में OH लेफ्ट राइट में, या तो एक OH यहाँ है और एक H यहाँ है, ये हो सकता है, क्लियर है। इसका उल्टा हो सकता है, मतलब OH और H की कंडीशन बस उल्टी हो सकती है, CH2 और यहाँ पर CH है और ये CH2 है, तो यहाँ हो सकता है अकेला H, यहाँ हो सकता है OH, ठीक है, ये भी हो सकता है। समझ में आया? और ये कब था, जब हमने C बनाया, ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस B, C के ऑक्सीडेशन से B प्रोड्यूस होता है। अब B कहां पर आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, ए तो हमें बता रहा है इसने 8 कार्बन है, तो वो टूट रहा है कहीं से, हाइड्रोलाइज हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, गिव कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, दैट इज बी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ इसने बोला कि क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाएं तो बी बन जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा क्रोमिक एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा, बी, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बन सकता है या यहाँ बन सकता है, अब ये देखो वहां पे जो पहला वाला यहाँ बन सकता है ना, तो इसका मतलब हमारा बी प्रोडक्ट CH3 CH2 और COOH, ये बी है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा सी प्रोडक्ट ये होना चाहिए। बी और सी का पता लग गया, अब ए बताओ जरा क्या हो सकता है। बी और सी को जोड़ना है सर, H2O रिमूव करके सर एस्टर हो सकता है। हाँ, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है, ऐसा कुछ है ना। चलो भाई, तो ये कुछ ऐसा, बिल्कुल। अब ऐसा कुछ अंदाजा आपको लगाना होता है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। सिमेट्रिक होगा, इसमें लिखा है ना। हाँ, C8 है। अब हमें लास्ट में जो एस्टर बनाना है, जो भी बनाना है, वो 8 कार्बन का बनाना है। तो देखो भाई, एस्टर ही है 8 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा गेस था कि ये एस्टर होना चाहिए। एस्टर को जब हाइड्रोलाइज करते हो तो ये एस्टर क्या करता है, अब हमें पता है, याद है आपको, एसिड डेरिवेटिव थे, C डबल बॉन्ड O। यस सर। यहाँ पर क्या था, यहाँ Z था, है ना, और यहाँ पे है ना, ये Z था, तो यहाँ पे OR लगा सकते थे। ये ZH के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है भाई, पानी जुड़ता है यहाँ पर, तो पानी यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, है ना, याद है? यस सर, याद है। तो ऐसा ही कुछ होता है, तो वही यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है, तो पानी यहाँ पर जुड़ेगा, ऑब्वियस है। तो ये डबल बॉन्ड O जो है वो वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, तो OH इस तरफ जुड़ गया। ये कितने कार्बन की चेन बन गई, ठीक है, प्लस H इसके साथ जुड़ेगा, तो देखो 4 कार्बन इधर है, 4 इधर है, तो दोनों का 4 कार्बन का अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। समझ में आ गया? यस सर। तो ये रिएक्शन हमने कर रखी है, ध्यान रख लेना। एस्टर जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये बनता है। हमने गैस तो लगा लिया था, लास्ट वाला हमारा कंपाउंड कौन सा हो सकता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, लास्ट वाला कंपाउंड 1,3-ब्यूटीन। उसके बाद देखो, जब इस अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाता हूं मैं क्रोमिक एसिड के साथ में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से बन जाता है, वो A वापस बन गया, है ना, जो B है, सॉरी, B बन गया, ठीक है। अब इसके बाद इसी को, अल्कोहल को ही अगर डिहाइड्रेट करते हैं तो एल्कीन बन जाता है, तो ये एल्कीन भी बन गया, बी भी बन गया, सी भी बन गया, और ए हमें पता लग गया कि ये यही होना चाहिए। समझ में आया बेटा? यस सर। जब आप कन्वर्जन्स करते हो तो, या फिर कुछ इस तरह के गैस वाले क्वेश्चंस लगाते हो कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, इसको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सेशन, आपको इससे थोड़ा सा बेटर कॉम्प्लेक्सेशन मेंस के क्वेश्चंस में भी मिलेगा। हल्के हल्के कुछ क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे, कुछ बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अगर कोई क्वेश्चन अटकता है, आपको लगता है कि लीग से बाहर है या इसमें कुछ नई चीज है, और आपको समझ में आ रहा है कि नई चीज है, तो नई चीज उसी टाइम याद करो, है ना। क्योंकि देखो, IIT का अगर सिलेबस करवाया जाए, वास्ट सिलेबस की बात करूं तो भाई कुछ भी डाल सकते हैं हम, 90% कवर कर सकते हैं अपने हर कीमत पर, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी 10% वो बाहर से भी आ सकता है। तो हमें लीव करने की, कुछ चीजों को लीव कर देना चाहिए, लीव करने की आदत बनानी पड़ेगी। बिना छोड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, समझ गए ना, ये याद रख लेना। एक सिंपल रूल है कि अगर आपको बड़ी चीज चाहिए, अगर आप बड़ी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, ठीक है, तो
तो छोटी गाड़ी छोड़े बिना आप बड़ी गाड़ी में कैसे बैठ जाओगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपको बड़े लेवल पर सोचना होता है तो कुछ चीजों को लीव करने की आदत होनी चाहिए। अगर आप लीव नहीं कर पाएंगे तो सारी उम्र आईआईटी का सिलेबस तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। कितनी भी केमिस्ट्री पढ़ लो, कितनी भी फिजिक्स पढ़ लो, है ना। तो 10% चीजें हमें छोड़नी ही होती हैं। तो ये मत सोचना कभी भी कि ये मेरा क्वेश्चन अटक गया, मैं इसके बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो नहीं पढ़ पाते, याद रख लेना। क्योंकि जो क्वेश्चन अटक गया उसको छोड़ दो, बाकी ये करो, आसान वाले कर लो, बाद में अटके हुए पर स्टार लगा के छोड़ दो। उन सारे अटके हुए का एक अलग से रजिस्टर लगा के उसमें लिखते रहो, अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। सर इसमें आधे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट था, उससे ही हो जाता है। अमित बेटा यार आपका कोई डाउट है बोलिए। सर मैं एक चीज पूछ रहा था सर, लेकिन बड़ी चीज पाने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें तो साथ लेके चलनी पड़ती है ना। वैसे छोटी चीज का मतलब वो नहीं है, आप मेरी भावनाओं को समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो कि एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, अब उसी पे अटक गए और वो पहला ही क्वेश्चन है, आप कभी आगे ही नहीं जा पाओगे। उस पहले क्वेश्चन को छोड़ के 90% तो कवर कर लो यार, 10% छोड़ सकते हो, मुश्किल हो सकता है। आईआईटी की कह रहे पेपर में बैठ गया और पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर तो पहले में लगा हुआ है 99, है ना। पहला क्वेश्चन अगर सोल्व ना हो तो आप पूरा आईआईटी का पेपर छोड़ दोगे। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा होता है कि कुछ चीजों के आंसर नहीं मिलेंगे। साइंस में कुछ चीजों के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, भाई साइंटिस्टों को भी नहीं पता, लेकिन कई बार बच्चे उनको पूछने बैठ जाते हैं, सर ये बताओ, इसके बिना वो आगे बढ़ना नहीं पसंद करते। तो लीव करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ी चीज बनती है। आप जो कह रहे हो उसका मतलब है कि छोटी चीजों को जोड़ने से बड़ी चीज बनेगी, तो हम छोटी चीजों को मुझे लगा ना छोटा छोटा ज्ञान लेना नहीं चाहिए। वो तो छोटे छोटे स्टेप उठाने, हमें छोटी छोटी आसान आसान चीजें करनी है, फिर उनसे बड़ी मुश्किल चीजों को सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज द मीनिंग। भाई कोर लाइन को समझिए कि ऐसा नहीं है कि एक बात मैंने बोल दी तो उसको पकड़ के बैठ जाना कि भाई यही सत्य है, अब सर ने कहा था छोड़ सकते हैं तो मैं सारों को छोड़ दूं। नहीं, मैंने कहा 90% अगर आपका सिलेबस कवर हो रहा है तो इसका मतलब यू आर डूइंग वेल। एडवांस के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, समझ लो बहुत बढ़िया कर रहे हो। 10% छोड़ सकते हो, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए, पता नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन 90% सॉल्व हो रहा है आपसे, आपके फिंगर टिप्स पर है, दैट्स इनफ। ये कह रहा हूँ, समझ गए ना। ठीक है भाई, इन्हीं चीजों का बैलेंस होता है, यही मैनेजमेंट है बेटा। कुछ बच्चे देखो, हर कोई स्टूडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने मेंटल सेटअप के हिसाब से चीजों के आंसर निकालता है, और बातों के वो मतलब भी अपने मतलब के हिसाब से बच्चे निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मीनिंग क्या है कि कन्फाइन करना किसी चीज को, फोकस करना। आपका फोकस है टेस्ट को क्वालिफाई करना। इट्स नॉट योर फोकस कि हमें सिलेबस कंप्लीट, सिर्फ सिलेबस या ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे बहुत से इंटेलिजेंट बच्चों के दिमाग में घुस जाता है कि सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ है। बड़े होकर बात बनेगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि ज्ञानी कभी भी, राजा हमेशा ज्ञानी नहीं होता है, मंत्री ज्ञानी बहुत होते हैं। याद रख लेना, ज्ञानी राजा बहुत कम हुए हैं, ये याद रख लेना मेरी। राजा ताकतवर होते हैं, वो उनका दबाव होता है। देखो, यानी आपको क्या करना है, आप राजा बनने के बारे में फोकस करना चाहते हो, सिर्फ ज्ञान लेने के बारे में। सिर्फ ज्ञान लोगे तो मंत्री तक तो पहुंच जाओगे, राजा नहीं बन पाओगे। ज्ञानी लोग बहुत से गरीब भी होते हैं, याद रखना, बहुत से गरीब लोग हैं बट बहुत ज्ञान होता है, है ना। तो आपका क्या मकसद है भी? सर आधे राजा तो बेवकूफी होते हैं, मंत्री चला रहा होता पूरा देश तो। सही कह रहे हो, तो बहुत कुछ ऐसा है। तो लाइक दैट, यानी जरूरी नहीं है वो मंत्री बेचारा मंत्री क्यों रह जाता है, तो ज्ञान लेकर आप मंत्री तक पहुंच सकते हो। लेकिन राजा पर फोकस है तो कुछ चीजें ज्ञान की भी अवॉइड करनी पड़ेंगी कि ये इस जरूरी नहीं कि मुझे सब कुछ आए, लेकिन जितना जरूरी चीज है राजा बनने के लिए, तो आप राजा वाली फोकस रखिए इस जगह पर। सब कुछ सीखने के बाद अगर आप टेस्ट देने बैठोगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। 10% वो चीजें जो लीव होगी वो मास्टर कोर्स से भी लिंक रखती है, मास्टर एमएससी से लिंक रखती है, बीएससी से लिंक रखती है, वो कुछ भी डाल देते हैं। कई चीजों के आंसर्स नहीं होते तो उनके गैस लगाकर आपका काम चल रहा है, ठीक है, देयर इज नो आंसर, है ना। तो वैसा कुछ, तो वो चीज कह रहा हूँ। तो कोर माइंड आपका फोकस होना चाहिए कि हमें टेस्ट पास करना है। और मैंने बोला 90% टेस्ट कर लेते हो ना, दैट्स इनफ। 10% मत सोचो कि मेरे 10 नंबर कम आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन याद रखना कि अगर आप मेंस का टेस्ट दे रहे हो और बाकी के, आप ये जरूर कन्फाइन कर लें कि आप पास आउट से कम 20% नंबर आ रहे हैं आपके। जो कट जाती है ना मेंस की, एडवांस की टेस्टों की कट, इन नेशनल लेवल पर जो पूरे इंडिया के टेस्ट होते हैं ओरिजिनल वाले, उनमें जो कट है उससे कम आप 20 से 30% हाइयर पे जा रहे हो, तब समझना कि आप स्टैंडिंग में सही हो। ठीक है, आपका स्टैंड सही है। चलो भी देखते हैं। गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। इन पेयर ऑफ कंपाउंड में सिंपल केमिकल टेस्ट, यानी अब देखो ये वो टेस्ट है डिस्टिंग्विश वाले, चीजों में अलग कैसे करते हैं किसी चीज को। प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, एल्डिहाइड और कीटोन, क्या करें? आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा दो, या फिर
टोलन रिएजेंट फैलिंग रिएजेंट है ना? यस सर। टोलन फैलिंग रिएजेंट भाई वो एल्डिहाइड कीटोन को सिल्वर मिनरल दे देगा सर, सिल्वर मिनरल दे देगा, AgNH3 है ना, कीटोन को नहीं देगा, तो दोनों लगा सकते हैं। क्लियर है? पेयरिंग टेस्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन बी एसिडोफिनोन का। एंड बेंजोफिनोन, आयोडोफॉर्म। ठीक है। उससे नेक्स्ट देखो फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। फिनोल और बेंजोइक एसिड में कैसे डिफरेंस करोगे? बेंजोइक एसिड अच्छा एसिड होता है, फिनोल भी एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो फिर क्या करें बताओ? बाकी दोनों सर इसमें किसी कंपाउंड का एडिशन करा के देख लेते हैं ना, अगर मेटा पे ऐड हुआ तो एसिड है, और अगर ऑर्थो पे ऐड हुआ तो फिनॉल है। और हमें कैसे पता लगेगा ये ऐड हो गया? उसके लिए सर इसका FeCl का टेस्ट करके देख लेते हैं। पहली बात मेरी बात सुनो, पहले सभी मेरी बात सुनो। पहली बात, टेस्ट का मतलब होता है कोई कलर चेंज हमें दिखाई दे आंखों से। रिएक्शन बहुत सारी कर सकते हैं हम इनकी, हमें पता लग जाए ये बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो कलरलेस हुआ ना वो कंपाउंड, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? FeCl का टेस्ट करके देखते हैं, उसमें बफर कलरेशन आ जाती है फिनोल और बेंजोइक एसिड में। बिल्कुल समझ गए, यानी हमें आंखों से चेंज होने वाला कलर चाहिए। अजय बेटा बोलिए क्या बात है? यस, आपका डाउट क्या? तो मैं यही बोल रहा था। ओके ठीक है, ठीक है भाई। तो उसके बाद में बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजो एसिड और एस्टर में टेस्ट है, ठीक है। देखो अब हर जगह पर मतलब अल्कोहल, फिनोल, बेंजोइक एसिड, एसिटोफिनोन, एल्डिहाइड कीटोन सारों के दे रखे इन्होंने। फिर देखो नेक्स्ट वाले में क्या दिखा रखा है? पेंटेनोन, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। 2 ऑन और 3 ऑन, यानी कि एक कार्बन लेफ्ट राइट कर रखा है। नेक्स्ट देखो बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, आयोडोफॉर्म में वो फैलिंग टेस्ट कर लेंगे। आयोडोफॉर्म, ठीक है ओके। आयोडोफॉर्म। अब एक एक करके इनके सॉल्यूशंस करते हैं, ध्यान से देना भाई। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। अब देखो याद रखना कि अगर किसी बच्चे को पहले से आते तो बहुत बढ़िया, किसी को हम एक नया अलग लेवल का टेस्ट समझ में आ रहा है और उसको कोई और टेस्ट पता था जिसमें कलर चेंज होता हो, जनरली वही टेस्ट होते हैं। रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं बट कलर चेंज वाला जिसको कोई और टेस्ट पहले से पता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अलग मिल रहा है तो इसको भी याद करना है। आपके 2 पॉइंट बढ़ गए, इसलिए प्रैक्टिस से 2 चीजें आ जाती हैं। हमें लगता है हमें आता है ऑलरेडी, नहीं, 2 चीजें, एक चीज पॉइंट बढ़ गया, धीरे धीरे ये पॉइंट धीरे धीरे प्लस होते हैं। 90 से ऊपर जाना, अपने आप को क्रैक करना मुश्किल होता है। जब हम खुद से सेटिस्फाइड हो जाए ना कि मेरे 90 है, ठीक है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी को रिवीजन कहा जाता है, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन के अंदर कैसे करें भाई? तो इन्होंने आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा रखा है, सीधा सीधा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन देगा? प्रोपेनोन, बिल्कुल, दोनों तरफ CH3 है इसके, और हमें तो मिथाइल CH3 चाहिए। और प्रोपेनॉल क्या होता है? सॉरी, प्रोपेनोन आ गया, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्या करेगा? यस सर, वो तो मिथाइल हो ही नहीं सकता, मिथाइल हो ही नहीं सकता। H है और प्रोप है ना, 4 कार्बन की चेन है, तो इसके पास 3 कार्बन आएंगे ना, प्रोप है ना। हाँ ठीक है, 3 है, सॉरी। तब भी इसके पास में अल्फा, सॉरी, मिथाइल एल्डिहाइड तो है ही नहीं है ना। मिथाइल हमें जरूर चाहिए भाई, मिथाइल। तो यहाँ पर मिथाइल यानी एक तरफ CH3 होना चाहिए, इसके पास नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट ही देगा। दोनों को डिस्टिंग्विश करना, आइडोफॉर्म से ही होने वाला है सर। टॉलरेंस एजेंट से टेस्ट कर लेते हैं, उसमें भी सिल्वर मिनरल। हाँ, उसमें भी वो मैंने बताया था ना कि एल्डिहाइड और कीटोन में तो आप टोलन रिएजेंट से भी टेस्ट कर सकते हो। टोलन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेंड्रिक सॉल्यूशन, है ना, तीनों से आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई वो तीनों के टेस्ट देगा। और वो तीनों स्पेशली कलर चेंज वाले ही टेस्ट हैं, इसलिए वो स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन के बीच में ही डिफरेंशिएट करते हैं। वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, है ना। बट अगर वहां कंडीशन लगा दे कि यू कांट डू द टोलन रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट, ऑक्सीडेशन वाले टेस्ट नहीं कर सकते, यू कांट हैव टू चेक द बाय द ऑक्सीडेशन टेस्ट, तब क्या करें? आइडोफॉर्म भी एक टेस्ट, रिडक्शन करा देते हैं, है ना। आइडोफॉर्म में आंखें जलने लग जाती हैं, ये वाला रिडक्शन अल्कोहल बन जाएगा ना, अल्कोहल मतलब CHO। वैसे सर हाँ, रिडक्शन कर देंगे। और प्रोपेनॉन के साथ रिडक्शन नहीं होगी? कौन सी रिडक्शन करवा रहे हो सर? प्रोपेनॉल नहीं सर, मतलब जैसे अल्कोहल और एल्डिहाइड में करा रहे हो तो। अल्कोहल और एल्डिहाइड? अरे नहीं, हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, एसिडोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो भाई बेंजोफिनोन क्या करेगा? दिस इज द बेंजोफिनोन, नहीं सॉरी, एसिडोफिनोन है सर। तो ये एसिडोफिनोन के अंदर यानी 2 कार्बन की चेन, इसके पास CH3 होता है, ये देगा हमें। कौन सा टेस्ट देगा? आयोडोफॉर्म।
आयोडोफॉर्म। ये जब भी 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को हटा के आयोडीन लग जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके साथ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है, याद रख लेना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तब भी आप आयोडोफॉर्म टेस्ट को यूज कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। ये क्वेश्चन भी आया था, याद है सबको? यस सर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है। इसके साथ इसके बाय प्रोडक्ट बड़े ध्यान से देखने होते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। NaOI कहां से आया? NaOH और I2 को रिएक्शन करवाते हैं, NaOI बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब देखो, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, फिनोल और बेंजोइक एसिड के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिनोल क्या होता है भाई, हमें पता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के ऊपर। इसकी रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की NaHCO3 से, बेस है, इससे रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na यहाँ जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है एफरवेसेंस के साथ में, मतलब बुड़बुड़ बुड़बुड़ करने लग जाता है ये, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जब पानी बुलबुले उठते हैं। तो क्या अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? अल्कोहल इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल, सॉरी, फिनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो नहीं करता है। समझ में आ गया? फिनोल वीकर एसिड, हाई टेम्परेचर पे तो वो भी कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वीकर एसिड है तो सिंपल सी बात है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस नहीं करेगा। बहुत जनरल सी रिएक्शन है, बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, बट काम आती है एज ए टेस्ट। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ये हमें बता देगी कि कुछ बाहर निकला। बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड वही सेम टू सेम है, इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट और बेंजोइक एसिड के बीच में क्या डिफरेंस करेंगे? ये एस्टर है, तो भाई एस्टर ऐसा टेस्ट नहीं देते, ये एसिड देता है, एस्टर नहीं देता। सेम टेस्ट लगा दिया इसमें। क्लियर है? क्या कोई और टेस्ट हम सोच सकते हैं क्या? मुझे इसका कोई और टेस्ट दो और नीचे वाले का भी कोई और टेस्ट दो, दे सकता है कोई? फिनोल और सर इस टर्म का जब टेस्ट करते हैं ना तो फ्रूटी स्मेल आ जाती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ एस्टर है। एस्टर नहीं, एस्टर तो हम प्रिपेयर करते हैं तब हमें फ्रूटी स्मेल आती है एस्टर की, है ना। ऐसे उसके टेस्ट में भी आती है। नॉट एक्सेप्टेड। कुछ और बताओ सर। अगर हम फिनोल को मतलब फिनोल को फिनोल का ऑक्सीडेशन वजह से कोई टेस्ट यूज करे तो, क्योंकि बेंजोइक एसिड तो और ऑक्सीडाइज होगा नहीं। ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा? प्रॉब्लम इज दैट, देखो मेरी बात सुनो, ऑक्सीडाइजेशन काफी टेस्ट होते हैं ना। फिनोल अल्कोहल का काम करता है। अगर हम इसका फिनोल की जगह इसी को इसको हम एस्टर बना दे, तो फिनोल वाला एस्टर, देखो बन सकता है। एस्टर फ्रूटी स्मेल देते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। जब बन जाएगा, यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो हम इसका एस्टर बनाना चाहते हैं, क्या करें? याद है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल क्या करते हैं? एस्टर बनाते हैं। yes? अगर एस्टर का अगर एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और एस्टर के साथ नहीं होगा। दोनों ही, हाँ वो ठीक है, वो नीचे वाला तो ठीक है, ठीक है। ये तो बहुत एसिडिक, ये तो देखो नीचे वाला तो बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है, यही मैं सुनना भी चाहता था। बेंजोइक एसिड है, ये एसिड है, और ये क्या है? ये तो एस्टर है। एसिड तो बेटा pH टेस्ट ही दे देगा यार, लिटमस पेपर करवा दो, बात ही खत्म। यस, क्लियर है सबको? कितना आसान टेस्ट है, दिमाग में आया? ऊपर वाले केस की वजह से नीचे वाला दिमाग में नहीं आ रहा होगा। ऊपर वाले केस में दोनों के दोनों क्या करते हैं? दोनों एसिड है। प्रॉब्लम इज दैट दोनों एसिड है ना। बेंजोइक एसिड भी एसिड है और फिनोल भी एसिड है, दोनों pH टेस्ट देते हैं। नीचे वाले में तो बेंजोइक एसिड pH टेस्ट जरूर देगा और इथाइल बेंजोएट देगा ही नहीं, तो ये pH टेस्ट से ही पता लग जाएगा यार, ये तो बहुत सिंपल है ना। ऊपर वाले केस में फिनोल की अगर मैं रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा देता हूं, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल क्या करते हैं? एस्टर बनाते हैं, जिससे फ्रूटी स्मेल निकलती है। तो यानी मैं फिनोल की अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, मुझे पता है कि एक फिनोल है, एक बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड खुद कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन क्या करेगा? घंटा करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसमें तो फ्रूटी स्मेल आने से रही। लेकिन फिनोल की रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा रहा हूं तो उसमें फ्रूटी स्मेल आएगी, वो एस्टर बनाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये भी वन ऑफ द टेस्ट हो सकता है, इसको भी दिमाग लगाओ। कुछ और भी आपके दिमाग में आता है, 1-2 टेस्ट और मिल जाएंगे जो कि बुक्स में नहीं दिए होते, लेकिन हम अपनी कॉमन सेंस से तिकड़मबाजी करके कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं और वो एग्जैक्ट राइट होता है। याद रख लेना, ऐसा नहीं कि गलत होगा। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे प्रणव बोल रहा था ना, सर इसको वो रिएक्शन करवा देते हैं, वो नहीं करते। बेटा रिएक्शन तो ठीक है, या तो हमें स्मेल आनी चाहिए, या कोई गैस वैस उड़नी चाहिए, या फिर कोई कलर चेंज होना चाहिए, मतलब कुछ पता लगना चाहिए कि ये बन गया, हम कंफर्म्ड हो। समझ गए ना?
यस सर। जो रिएक्शन है तो कुछ भी कर सकते हैं, या तो कलर चेंज होगा तो हमें पक्का हो जाएगा ये कलर चेंज कर रहा भाई, ये चीज रिएक्शन करे कलर चेंज करती है, दूसरे वाली नहीं करेगी क्योंकि कुछ बन नहीं रहा, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ऐसा। तो टेस्ट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश टेस्ट, इसलिए उनको स्पेशल बोला जाता है, वरना रिएक्शन है तो बहुत सारी हैं, जैसे कि फिनोल की पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं जो ओनली फिनोल करता है, वो वाली रिएक्शन करवा दो, फिर उससे क्या, वो हमें पता ही नहीं लगेगा रिएक्शन हुई कि नहीं, है ना। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई ऐसे करके हम बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं। तो देखो ये बड़ी बात नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग, आप अगर अच्छे से लेसन के पहले बेसिक्स आपने कर लिया, उसके बाद आप अगर सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं एनसीईआरटी के, फिर मेंस वाले लगा रहे हैं, आपको मजा आने लगेगा, आप खुद भी नई चीजें ढूंढने लग जाओगे, एक दो और पॉइंट नोट करने लग जाओगे, और मेंस के क्वेश्चन तक जिसने कर लिया ना, अब देखो इसमें एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चन है ना, 20 25 30 जितने भी, बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत आसानी से। और इसके बाद में मेंस के भी आप 30 क्वेश्चन इस लेसन के कर लो, यार ये लेसन फिंगर टिप्स पे हो जाएगा बेटा। सेम दूसरे लेसन 4 तो टोटल लेसन है, हेलो एल्केन हेलो एरीन, और ये वाला एल्डिहाइड कीटोन वाला, और अल्कोहल फिनोल ईथर वाला, और लास्ट है अमाइन। अमाइन में तो इन ये 3 लेसन की रिएक्शन ही अमाइन में चौथे लेसन में भरी पड़ी है, वो आसानी से हो जाता है, उसमें तो बहुत कम रिएक्शन है। तो अगर 3 लेसन आपकी मुट्ठी में, तो चौथा समझ लेना लगभग मुट्ठी में, कुछ एक रिएक्शन अलग भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे करके आप बड़े आराम से, और 3 लेसन करने में कितना जोर लगेगा, लेसन को रिवाइज करने में, पूरी रिएक्शन याद करने में आधा घंटा लगता है, अगर आपको अच्छे से पहले लिख के देख रखे हैं, एक ही बार जोर लगता है। फिर उसके आंसर करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटे में आपका एक लेसन तैयार, फुल लोन तैयार 1.5 घंटे में। और उसके बाद मेंस कर लो यार, 30 क्वेश्चन कर लो हर लेसन के मेंस से, उनको भी फिंगर टिप्स पे कर लेना, कोई नई चीज सीखते तो उसको नोट कर लेना। इतना करने के बाद एडवांस का ना, जितने भी लेसन के जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको एडिट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन एडवांस आपके लिए आसान हो जाएगा। सर ये सब तो हो गया था, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन नहीं हुए इसके, एल्डिहाइड के। एडवांस वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा मेरे पास भेजो, समझ गए, सॉल्यूशन देखकर होगा बेटा, क्योंकि कई बार मैकेनिज्म थोड़े बहुत ना वैसे से होते हैं, जैसे आपने एक मैकेनिज्म भेजा था ना, मैंने शायद पेंटागोनल रिंग बनाई थी और वो हेक्सागोनल रिंग बनती है ना, तो देखो ये थोड़ा सा काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा गड़बड़ रहती है कि वो चाहते क्या है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसी मिस्टेक हो जाए, तो याद रख लो उस रिएक्शन को कि भाई ऐसा मैकेनिज्म होता है। आप आसपास के प्रोडक्ट, बहुत गहरी बात रेयरली पूछते हैं, वो पेंटागोनल रिंग भी दे दी, हेक्सागोनल भी दे दी, तो बहुत गहरी बात रेयरली पूछी जाती है कि भाई ये तो कंडीशंस भी नहीं दी और दोनों प्रोडक्ट भी दे दिए। जनरली वो आपको जनरल देगा और डायरेक्टली आपके पास आंसर होगा कि 3 ऑप्शन तो आप उड़ा दोगे, वरना 2 तो पक्का उड़ा दोगे, 2 ऑप्शंस में थोड़ा सा हिंट रहेगा कि यार इन दोनों में से क्या हो सकता है। तो इन दोनों में से तो बहुत सारी चीजें याद करने के बाद ऐसा होता है, तो वो याद करने की इतनी जरूरत नहीं होती है जितना आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हो वो लग जाते हैं। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा गड़बड़ रहती है, मैंने बहुत से लोगों से बात की, खुद का भी मैंने कई बार देखा कि यार हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ऑर्गेनिक में, कहीं ना मतलब गड़बड़ रहती है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा गुंजाइश रहती है, सब में नहीं। तो जब हमें समझ में आया कि भाई ये तो रहेगी, हमेशा इसमें गड़बड़ रहेगी, जब तक आप मतलब सब कुछ थोड़ा याद कर सकते हो, और सब कुछ याद करने के बाद भी अगर आप अलग अलग साइट्स पर भी अगर उसको देखना चाहो ना, इंटरनेट पर भी देखोगे तो कई बार अलग अलग प्रोडक्ट दिखा देते हैं, पता नहीं क्या दिखाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी कि एडवांस की जब आंसर की आती है तो बड़े बड़े टीचर्स भी आंसर की में कुछ टीचर्स कुछ क्वेश्चंस पर स्टार लगा देते हैं, क्योंकि वो नॉट श्योर, वो श्योर नहीं होते, ठीक है। बाद में ऊपर से जो बनता है, जो सच में बनता है ना प्रोडक्ट, एक्सपेरिमेंटल डाटा, हम तो अपनी तरफ से अंदाजा लगाते हैं कि मैंने ये किया था तो ये हुआ, ये किया था तो ये हुआ, ये मैकेनिज्म ऐसे होता है, यहाँ पर ये वाली चीज है, इसके साथ भी यही मैकेनिज्म होना चाहिए, हम ऐसा सोच लेते हैं, बट एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो एक्सपेरिमेंटल है, तो कुछ चीजें याद करनी पड़ती है ना, बट वो सिर्फ मतलब मान लो 10% काम है, बाकी का 90% तो आपका सही जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट के अंदर इसने क्या करेगा, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन के बीच में डिफरेंस दिखा रहेगा। पेंटेन 2 ऑन ये रहा, इसके पास में मिथाइल कीटोन, मिथाइल है, ठीक है, NaOI टेस्ट जरूर होगा, है ना, आइडोफॉर्म बन जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। आइडोफॉर्म के येलो पीपीटी होते हैं, वैसे इसकी ऑर्डर भी ऐसी होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, तो ये सीधा सीधा है, क्या इसके अलावा इसमें और कुछ बता सकते हैं पेंटेन 3 ऑन और 2 ऑन के बीच में? कुछ और हो सकता है, कोई और टेस्ट हो सकता है? कीटोन्स के टेस्ट कुछ और हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन करें तो टूट जाएगी चेन, एक बनेगा पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दे लेना मेरी बात, एक बनेगा पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर ये बनता है तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना देता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। समझ में आ रही है बात? 11th क्लास की रिएक्शन है ये, 11th क्लास की। सर फेलिंग टेस्ट करें तो? सर याद है क्या? फेलिंग टेस्ट करके देखे तो?
कौन सा फैलिंग टेस्ट। अरे फैलिंग टेस्ट कैसे हो जाएगा बेटा, कीटोन के साथ तो होएगा नहीं, वो एल्डिहाइड ही करते हैं सारे। फैलिंग टॉलरेंट रिएजेंट, फैलिंग टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेंड्रिक टेस्ट, ये सारे एल्डिहाइड की करते हैं, कीटोन ओके नहीं सर। करते। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो यहाँ से टूटेगी चेन, यहाँ से टूटेगी, तो ये वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये वाला भी। जब पहली चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं डाल दूं तो क्या होगा, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ती हुई नजर आएगी, तो मतलब पक्के तौर पर ये वाला पेंटेनोन है। और अगर पेंटेन 3 ओन के ऊपर बात करूं तो पेंटेन 3 ओन में क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, ये CH2 ही होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है। यहाँ से चेन टूटेगी या यहाँ से टूटेगी, पॉपअप रूल क्या कहता है, जो बड़ी चेन है वो टूटेगी, घंटा बड़ी है, दोनों तरफ बराबर है, यस बराबर है ना, तो किसी भी साइड से तोड़ लो, तो ये क्या बनेगा, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन वाला, ये 3 वाला बनेगा, या फिर इसको 3 वाला बना लो, ये 2 वाला, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। जबकि पहला कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और फर्दर ऑक्सीडाइज प्लस वाटर में, याद रहेगा अब ये, तो ऐसा भी लगा सकते हैं। अब ये पॉइंट ना नोट करने के होते हैं, अब जहां वट एवर यू वांट टू डू वहां पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पुरानी रिएक्शन इधर उधर से घूम फिर के आते हैं, कोई 11th की आ गई, कोई 12th की आ गई, यही चीज आपको ऑर्गेनिक में पढ़नी है ना। तो देखो मैंने 3 लेसन बताए इंपॉर्टेंट, चौथा लेसन आपको बताता हूँ हाइड्रोकार्बन 11th क्लास का, वो कर लिया, उसमें भी वही 1.5-2 घंटे लगेंगे आपके, है ना, एक बार। उन सबको फिर बार बार रिवाइज, उनके क्वेश्चंस तो उठा के करने ही पड़ेंगे। फर्दर लास्ट क्या करना है भाई, जीओसी जरूर कर लेना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने करवाई थी अच्छे से, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, ये वो फलाना ढिमकड़ा, रेजोनेंस, मेसोमेरिक सब करवा चुके हैं, तो वो भी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वो यहाँ काम आता है, बेसिक्स में काम आता है, बस और कुछ नहीं है ना। स्टीरियो भी हल्की फुल्की यूज हो जाती है, एडवांस में वो स्टीरियो भी यूज कर लेते हैं, बट ये सब कुछ आने के बाद आपके एडवांस सॉल्व होना शुरू होते हैं। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, अब देखो भाई, ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन में, बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन ये वाला टेस्ट देता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, नहीं सर, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये कैनिजेरो रिएक्शन कर सकता है, यस इट विल डू कैनिजेरो। और दूसरे वाला क्या करेगा, एसिटोफिनोन क्या करेगा, एल्डोल करेगा। पर हमें क्या पता लग जाएगा शक्ल से, रिएक्शन तो मैंने बता दी सर, नहीं पता सर, वाटर निकल रहा होगा तो देख सकते हैं ना। वाटर कैसे देखोगे बेटा नहीं मतलब पानी, सुनो डाइल्यूट NaOH में पहले से पानी होगा, कैसे देखोगे कि पानी निकल रहा है। सर ऑक्सीडाइज कर लेते हैं ना, ये एसिटोफिनोन में CH3 हट जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा फिर से। एसिटोफिनोन में क्या हो जाएगा सर, CH3 हट जाएगा ना, COCH3। वो वाला टेस्ट, हाँ वो वाला तो, लेकिन वो एल्डिहाइड करोगे, ठीक है, हाँ वो ये ऊपर वाला टेस्ट वही सेम लग सकता है, यस राइट, ठीक है। देखो अभी हमने जो टेस्ट की बात की, इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये CH3 से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और यहाँ पर ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड। बट इसमें क्या फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH नहीं होगा, इसमें तो नहीं होने वाला फर्दर ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो इस तरह से इसको भी उसी टेस्ट से किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ और दिमाग में आता हो तो बता दो, क्या हम एल्डोल और कैनिजेरो से नहीं बता सकते क्या यार, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो दिखाई दे, सोचो। कैनिजारो में मतलब अल्कोहल भी बनता है और एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा होता है, लेकिन जो मतलब एल्डोल करा रहे होते हैं, हाँ राइट, यस सही पॉइंट पकड़ा, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा था, मैं इससे भी हो सकता है यार। देखो बिल्कुल सही है, अगर आप कैनिजेरो रिएक्शन करवा दो किसके साथ, एसिड बेंजल्डिहाइड कैनिजेरो रिएक्शन करेगा बिल्कुल, और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो एसिड टेस्ट कर सकते हो pH निकाल के, ठीक है। और एसिटोफिनोन क्या करेगा, ये कैनिजेरो रिएक्शन करेगा, ये कैनिजेरो करेगा नहीं, ये कौन सी करेगा, हमें नहीं पता कैनिजेरो हो रही है, ये कर देगा एल्डोल। एल्डोल में क्या बनता है, डिहाइड्रेशन फेज के बाद में भी क्या बनता है, एल्डिहाइड बच जाता है और डबल बॉन्ड बनता है, तो क्या वो एसिड टेस्ट देगा, नहीं देगा, सिंपल। तो यहां से भी निकाल सकते हो, समझ गए, सबको समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप दिमाग लगा के उन रिएक्शंस को तिकड़मबाजी करके कुछ न कुछ नया निकाल सकते हो। बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा, बाकी के स्टूडेंट्स, क्या हम ऐसी बातें कर रहे हैं, आ रहा है, चलो ठीक है।
अंशिका ने बोला सर हाइड्रोकार्बन और जीओसी। देखो बेटा हाइड्रोकार्बन तो हम पक्का करने वाले हैं, नो डाउट टू इट, ठीक है, 11th का है तो क्रैश कोर्स में होगा, ठीक है, लेकिन जीओसी हम करवा चुके हैं, मुझे कोर्स प्लानर में फिर से देखना पड़ेगा, अगर जीओसी हुई तो मैं दोबारा से आपको रिपीट करवाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। नहीं सर हाइड्रोकार्बन्स तो पढ़ाया ही नहीं था और जीओसी के मतलब सर एकदम सुपर फास्ट करवा दी तो कुछ समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, हाइड्रोकार्बन हम डिटेल में करवा देंगे। जीओसी जो है वो कोशिश करेंगे कि जीओसी अगर टाइम मिला, बफर हमारे पास लेक्चर्स आएंगे कुछ न कुछ, तो जीओसी उसमें बता दूंगा, ठीक है, नो वरी। लवी कुछ पूछ रहा, हाँ बेटा लवी बोलो क्या कह रहे हो। लवी हैव यू एनी डाउट? नहीं है, चलो ठीक है। मतलब मैं एनसीईआरटी ट्राई कर रहा था एक बार, मतलब पहले 11th की, जब आपने बोला नहीं था उससे पहले, तो मैंने मतलब लगभग सारे चैप्टर करे, जीओसी भी करा, हाइड्रोकार्बन मुझे रत्ती भर नहीं आता था, मैंने उसे छुआ भी नहीं है सर अभी तक। कोई ना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है हाइड्रोकार्बन यार, बहुत ही आसान है। ये +2 12th क्लास वाली जिसने कर ली ना ऑर्गेनिक, उसको हाइड्रोकार्बन बच्चों का खेल लगता है, बस 2-4 रिएक्शनें नहीं मिलती हैं, जैसे ना 1-2 रिएक्शनें मिलती है एल्केन बनाने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, एक तो अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है ना, और सर एक कैल्शियम कार्बाइड वाली लिंडलर कैटलिस्ट है ना, और एक बिर्च रिडक्शन है। लिंडलर कैटलिस्ट और बिर्च रिडक्शन में सिस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट, वो स्टीरियो में काम आता है, वो आता है, वो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसे कुछ रिएक्शनें हैं जो आपको मतलब आनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, वो कुछ ही है, मतलब 10-12 रिएक्शन कर ली ना, बाकी की सारी आपको आती होंगी। ऑर्गेनिक नहीं की, बस जीओसी किया, कोई बात नहीं, सुना ना बेटा, मैं वही तो बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक नहीं भी की ना तब भी आपको ये वाली अगर आप कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको आई जाएगी, बहुत आसान है सर। ये तो क्वेश्चंस के जरिए सीखा है सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल। अरे क्वेश्चन ही तो आंसर देने हैं और करना क्या है ये भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो सबसे बेस्ट है। जब कुछ ना आता हो ना और टीचर आपके सामने हो, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करना शुरू कर दो, पूरा लेसन अपने आप आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है थ्योरी से भी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। 10 के 10 गलत हुए थे और फिर भी लगा रहा कि हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, याद करके कर लो, पहली बार गलत हुए, दूसरी बार गलत नहीं होनी चाहिए, बस दूसरी बार भी कुछ गलत आ रहे हैं, तीसरी बार कर लो, 3 बार में वो पक्का याद हो जाती है। एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, अब देखो भी एथेनॉल और प्रोपेनॉल 3 कार्बन की चेन और 2 कार्बन की चेन और दोनों एल्डिहाइड है, तो इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। ये देखो CH3, ये डेफिनेटली ये वाला टेस्ट तो देंगे, आइडोफॉर्म का टेस्ट तो बार बार रिपीट हो रहा है, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ इसके अंदर। सर एक टेस्ट बताओ इनका। हाँ बताओ सर, दोनों को रिड्यूस करके ना अल्कोहल में पी के देख लेते हैं। अरे मरना है सर वो कह रहा है इथेनॉल को तो पी सकते हैं ना। नहीं, मेरी बात सुनो, वो प्रोपेनॉल जो बनेगा वो मार डालेगा किसी दूसरे को पिला देते हैं। वाह ये सही है ना, कुत्ते को पिला देते हैं। मेरी बात सुनो, जानवरों के ऊपर किए, ये YouTube पे लेक्चर अपलोड होता है, ऐसी बात मत करो, जानवरों के ऊपर किए गए अत्याचार के ऊपर भी केस हो जाता है, जेल हो जाती है, अगर किसी ने पकड़ लिया सच में। लोग बहुत डीप तक देखते हैं, वो वाला टेस्ट तो नहीं है ना, कि है ना। दूसरी कुछ देखते हैं, कुछ और बताओ भाई इसके अलावा। ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एथेनोइक एसिड और क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड में कुछ डिस्टिंग्विश करने का तरीका नहीं है हमारे पास अभी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या किया जा सकता है। ये देख नहीं सकते कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो प्रोपेनोइक एसिड होगा उसका थोड़ा पीएच कम होगा, और जो एथेनोइक एसिड होगा उसका पीएच डीप आप ये डीप इंस्ट्रूमेंटेशन यूज नहीं करोगे बेटा, वो तो आपको पीएच पेपर देंगे, उसका कलर लगभग सेम से आएगा, ये बात मजे वाली नहीं है। यूं तो फिर आप देख ही सकते हैं, मशीन में डाल दो अपने आप बता देगी, स्पेक्ट्रोमीटर में डाल दो, 2 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, NMR मशीन में डाल दो, 2 करोड़ की NMR मशीन है। अब आपको कोई पूछ रहा है कि भाई साहब कैसे करोगे आप कलर देख के लैब में, उसकी वजह आप कहोगे यार NMR करवा ले, मैं बता देता हूँ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर देता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, NMR की फुल फॉर्म। स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है, वहां से हो जाता है, तो ऐसे तो मशीनों में तो हो ही जाएगा। नहीं, हमें कॉमन कलर वलर चेंज करने वाला, सोचो कुछ और है दिमाग में किसी के, मेरे भी नहीं आ रहा भाई फिलहाल, है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ है लेकिन मेरे दिमाग। एल्डोल का मतलब एल्डोल में क्या होगा सर, एल्डोल करा के मतलब जो मतलब बनेंगे वो एक तो बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बनेंगी, है ना, 1 2 की और 1 4 की चेन। फिर मतलब उसमें अगर पानी को मिलाया जाए
कलर चेंज का कुछ देखो, कौन कलर चेंज है, चलो छोड़ो यार इसको, ठीक है, आप लोग मथा मारना अपनी तरफ से। ल्यूकस टेस्ट, राहुल इज सेइंग ल्यूकस टेस्ट, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाएंगे, ल्यूकस टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों 1 डिग्री बनेंगे बेटा, प्रॉब्लम इज दैट ल्यूकस टेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है, नो चलो कोई बात नहीं, ये तो है ही आपके सामने है ना, इसमें और तो बाकी आप देख लेना, सोच लेना, अगर कुछ और दिमाग में आएगा, ऐसे ही जगलिंग करते करते दिमाग में चीजें आती हैं, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द थिंग। मैं आप लोगों से थोड़ा सा जगलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी दिमाग लगाओ, आपको मजा आ रहा होगा, जिनको आता है ना, जिनको नहीं आता वो डायरेक्ट लर्न करो कि मैंने क्या बताया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज्यादा सीखोगे, है ना, यहाँ पर कुछ कम दिया तो हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम द बेंजीन, बेंजीन से बनाने, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बेंजीन के ना मेरे पास मुझे एक ही चीज याद है बेंजीन की में, इसमें सर इसमें Br डालो और Br3 डाल दो, है ना, मतलब Br2, और सबसे पहले तो Br जुड़ जाएगा बेंजीन के संग ब्रोमाइन, फिर उसके साथ Mg और डाइथर डालो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सब बन गया, और उसको CH3 के संग यूज करवाओ और जो बनाना है बनाते जाओ। चलो वो भी ठीक है। देखो अब जरा ये क्या कह रहा है, कैसे बनाना, तो बेंजीन है, यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट, देखो इन्होंने बड़ी लंबी छूट दे दी, कुछ भी यूज कर लो, कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट, ठीक है, एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट, लो भाई पूरी दुनिया के सारे केमिकल यूज कर सकते हो, लगाओ धमाके, हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि जिसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्रोमाइन में होते ही नहीं है सर कार्बन, ठीक है सर इसका ना बेंजीन का पहले हेलोजिनेशन करा देते हैं, उसके बाद डाउस प्रोसेस इसको OH में बदल देते हैं, उसके बाद सर एस्टरिफिकेशन करा देते हैं ना इसका मिथेनॉल के साथ, ठीक है, 1 बाय 1 सब देखेंगे। देखो मिथाइल बेंजोएट बनाना है, मिथाइल कार्बन के साथ बेंजोएट यानी कि एस्टर बना हुआ है, फिर मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लगाना है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, अब ये पहले अल्काइल ग्रुप लगाना पड़ेगा तभी जाके बनेगा। हाँ ये बड़ी अच्छी चीजें दे रखी हैं, मेटा पैरा और पैरा नाइट्रो, इनको पहले ही रिएक्शन पहले नाइट्रो लगाएं या बाद में लगाएं, ये अब आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, फिनाइल लगाओ और एसिटिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सीधा बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन लगानी है, ठीक है, तो देखो अब जरा कैसे करते हैं, क्या कुछ हो सकता है, फिर आप लोग अपनी तिकड़मबाजी भी लगाना। तो देखो भाई बेंजीन टू मिथाइल बेंजोएट, बेंजीन को सीधा एल्काइलेशन कराया, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, टाउलिन बन गया, ऑक्सीडेशन करवा दिया सीधा, और यहाँ COOH लगेगा अकेला ऑक्सीडेशन में, ठीक है, फर्दर जाओ बेंजोइक एसिड, इसके बाद बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाएंगे, बेंजोएट बन जाएगा, मिथाइल बेंजोएट, यस क्लियर है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, ये O जुड़ेगा इस C डबल बॉन्ड O के साथ, इस कार्बन के साथ में ये O जुड़ेगा, याद है ना एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस, तो एस्टरिफिकेशन इस C डबल बॉन्ड O के साथ O जुड़ेगा, ये OH यहाँ से निकल लेगा, ठीक है, और इस तरह से ये हमारे पास बेंजोएट बन गया, मिथाइल बेंजोएट, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, दिस वन इज एस्टरिफिकेशन एंड दिस वन इज ऑक्सीडेशन एंड दिस वन इज एल्काइलेशन, देखो तीनों प्रोसेस डायरेक्ट यूज हो रही है, क्लियर है? यस सर, ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? तीनों प्रोसेस और इनके मैकेनिज्म भी तीनों के आपको पता होंगे, ऑक्सीडेशन में तो डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़नी है, घंटा मैकेनिज्म इसका नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, और एल्काइलेशन का मैकेनिज्म मैंने ही करवाया है, इसी लेसन में करवाया है, और क्या बोलते हैं इसको, एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म भी हमने इसी लेसन में किया था सबने, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो मेटा पर नाइट्रो होना चाहिए, बेंजोइक एसिड होना चाहिए, तो देखो बनेगा तो यही, सॉरी ये वाला, अब ये बनने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड O OH, तो ये बेंजीन रिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, जिसका मतलब बेंजीन रिंग मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगी, ठीक है, तो सीधा बेंजोइक एसिड ही बनाओ, सेम प्रोसेस से बेंजोइक एसिड उठा के बना दो, और इसको क्या करो HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटा जुड़ जाएगा, मेटा पर NO2 जुड़ेगा, H2SO4 और HNO3 दोनों कंसंट्रेटेड होने चाहिए, ठीक है, और वो मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पर जुड़ेगा। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट, ये मेटा ही है लेकिन मुझे पैरा पर नाइट्रो जोड़ना है, क्या करूं? तो फिर CH3 लगाने के बाद ही नाइट्रेशन करा देते हैं, CH3 तो पहले लगा दो, मतलब जब टॉल्विन होगा तभी नाइट्रेशन करा देते हैं, फिर हाँ टॉल्विन के साथ में नाइट्रेशन करवाओ, वो नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा और उसके बाद में उसका कार्बोजाइलेशन करवाओ, है ना? यस सर,
है ना, वैसा मतलब ये प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। आप पहले ये नहीं बना सकते कि कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर आ गए, अब वो कहते हैं मुझे तो यहीं से इसको यहाँ जोड़ना है NO2 को, वो इस बात पे अड़ जाते हैं, कहते हैं यार यहाँ से कैसे पॉसिबल होगा। वो सोचते ही नहीं कि ये तो मेटा पर ही डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट तो नहीं बनाने वाला, है ना। बनाता है बट रेयर बनाता है। तो अब रेयर बनाता तो हम ये कह दें सर ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, पक्का जुड़ेगा, पॉइंटों में जुड़ेगा, है ना। सर क्या जा रहा है हमारा। सुनैना को समझ में क्या नहीं समझ में आया बेटा? सुनैना डाउट बताना जरा। बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है बताता हूं। देखो इसमें क्या करना है, और फिनाइल एसिटिक एसिड तो ये होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिनाइल एसिटिक एसिड, हाँ ये नहीं पीछे वाला था वो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये रहा बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना। देखो इसमें क्या होता है, बेंजीन था, हमने CH3 लगाया, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड बना। बेंजोइक एसिड के ऊपर मुझे NO2 जोड़ना था, तो H2SO4 और HNO3 दोनों के दोनों क्या करते हैं, NO2 लगाते हैं। लेकिन कहाँ लगाते हैं, वो ऑर्थो पर भी लगा सकते हैं, मेटा पर भी, पैरा पर भी। कैसे पता लगेगा कि मुझे मेटा पर ही चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, जिससे क्या होगा, बेंजीन रिंग सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही, ये दोनों मेटा पोजीशन है, इन दोनों पर ही किसी भी ग्रुप को जोड़ सकती हैं, ऑर्थो पर नहीं जोड़ सकती। इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज NO2 पॉजिटिव बनेगा इन दोनों से, तो ये सिर्फ मेटा पर ही जुड़ेगा क्योंकि इसे यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से डीएक्टिवेट हो गई है, ये हमने बात की थी लेक्चर के अंदर। समझ में आया बेटा? इसी मतलब प्रीवियस लेक्चर में ठीक है, सुना ना बेटा, क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, अब वो था मेटा, अब यहाँ पैरा, देखो वही वाली कंडीशन आ गई, पैरा जो मैं आपको बता ही रहा था, है ना, कि भाई ये तो मेटा डायरेक्टिंग है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना के, इतना सा पार्ट बना के और इसमें NO2 जोड़ना चाहते हो, तो वो तो यहाँ जुड़ेगी, यहाँ नहीं जुड़ेगी, यहाँ जुड़ेगी। तो फिर ये पहले नहीं बना सकते आप, दिस विल नॉट फॉर्म फर्स्ट। क्या करें अब जरा देखो, फिर क्या करने वाले हैं, ये H लगेगा, H3 नहीं है। देखो भाई बेंजीन है, CH3Cl, क्या किया, एल्काइलेशन, AlCl3 की पोजीशन में क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, कहीं भी कर सकता है क्योंकि सारी पोजीशनें एक जैसी हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया ना? यस सर। इसको जोड़ने के बाद HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है इसको जोड़ने के बाद? यस, NO2 जुड़ेगा पैरा पोजीशन पर और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये क्या हुआ भाई? सर वहाँ CH3 हो सर, उसमें शायद ना मतलब H2SO4 है, उसकी वजह से पहले ही ऑक्सीडेशन हो गया साथ में। CH3 नहीं ऐसा नहीं है, वैसे उसकी वजह से हो सकती है, डेफिनेटली आई कैन एक्सेप्ट दैट, लेकिन फिर ये दोनों का दोबारा ऑक्सीडेशन क्यों करवाया, ये यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। वहाँ पे CH3 होगा, ये CH3 ही होगा आई थिंक, ये ऐसा ही रहने वाला है। H2SO4 और ये एल्काइल ग्रुप है ना, ठीक है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है भाई, सॉरी डोनेटिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन है एक्टिवेट हो जाएगी CH3 की वजह से। ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट होगी, मतलब या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर, तो ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा CH3 का, इसलिए पैरा पर जुड़ेगा। समझ में आया? यस सर। अब आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, तो ऑक्सीडेशन हमें पता है कि MnO4 से अगर CH3 लगाओ तो कार्बन की कोई भी चेन लगी हो, बात ही खत्म, वो ऊपर वाला ही ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन सीधा कर सकते हैं, ये टाउलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आई सबको? अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी कि हमें अगर ऐसा ग्रुप लगा, कार्बोक्सिलिक खुद ऐसा ग्रुप है जो मेटा पर डायरेक्ट करता है, लेकिन हमें पैरा पर लगाना हो तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे ही नहीं, ये याद रखना, ठीक है। पहले कुछ और ही बनने वाला है, वो क्या बनेगा वो भी सोचना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको वो समझ में आया होगा, याद रख लेना इस चीज। बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड, अब फिनाइल एसिटिक एसिड ये होता है, 2 कार्बन की चेन है एसिटिक एसिड में। अब उन्होंने जो कहा था ना, याद रखना, हम एक से ज्यादा कार्बन की चेन को यूज भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कार्बन की चेन वाला यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, तो है ना। तो फिनाइल एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं। उसने ये कहा था कि कोई लंबी चेन को तोड़ फोड़ के आप डायरेक्ट लिख दो, ऐसा कुछ कर दो, वो नहीं करना। उसका कहने का मतलब ये था कि दूसरी तरफ सोचना ही नहीं है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसको एल्काइलेशन करवाया सबसे पहले, CH3 जुड़ गया, टाउलिन बन गया। ब्रोमिनेशन करवाया, तो ब्रोमिनेशन के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ सीधा बॉईल कर देते हैं, तो ब्रोमिनेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड बना दिया हमने। अब इसको क्यों बनाया, फिर KCN से रिएक्शन करवाया। याद है आपको, एल्काइल हैलाइड जो होता है,
एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करवा दो तो साइनाइड ग्रुप इसको रिप्लेस कर देता है। यस सर। है ना, जिससे क्या होता है, देखो बड़ा आसान है ये हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाली रिएक्शंस में आता है, और ये साइनाइड जुड़ गया, जिससे क्या हुआ, एक कार्बन बढ़ गया, 1 कार्बन मोर। यस, याद है? यस सर। 1 कार्बन यहां पर इंक्रीज हो गया, और ये R मतलब कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, इसमें एक कार्बन इंक्रीज हो गया। अब देखो साइनाइड का तो हमने ऑक्सीडेशन करा रखा है ना, तो साइनाइड का क्या करें, साइनाइड के अंदर सीधा वाटर जोड़ने से भी डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन आपने याद कर रखी है, यस और नॉट? यस सर। है ना, हमने करी थी ये साइनाइड के साथ कैसे क्या होता है, तो सिंपल इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, पानी जुड़ गया, बाकी सब चला गया, दैट्स इट। पहले NH2 बनेगा, फिर उसके बाद में वो भी छूट जाएगा, है ना सब। तो ये फिनाइल एसिडिक एसिड बन गया भाई, सीधा सीधा 2 कार्बन की चेन। अगर मैं कहता 2 की जगह 3 कार्बन की चेन लगानी तो क्या करते? एक और कार्बन बढ़ाना, बताओ कैसे बढ़ाएं? है कोई तरीका? ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX के साथ रिएक्शन करवाएं, ग्रिग्नार्ड एजेंट से कार्बन की चेन बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसको जो भी कार्बन की चेन बनी, उसके बाद में उसको फिर से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, फिर KCN जोड़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ, ठीक है। ऐसा कुछ क्लियर है? अगर 3 कार्बन की बनाने पहले सी मतलब इथाइल क्लोराइड का करा देते ना एल्काइलेशन, डायरेक्ट सच, ये भी तो है यार, ये दिमाग से निकलेगा सीधा। जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है वो तो पहले स्टेप में ही एक कार्बन बढ़ा देते, बात ही खत्म थी। यस सर। पर इससे क्या, ठीक है, हाँ 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 यही बनता है, सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखो, बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, जो यशवीर बोल रहा था ना, मैंने ये बात सुनी और मेरे दिमाग में ना बैठ गई है यशवीर बेटा, कि आप ना कन्वर्जन वाले क्वेश्चन से डरते हो थोड़ा सा, है ना? यस सर, डरता तो हूँ थोड़ा। हाँ, तो अभी हम जो कर रहे हैं, अब मजा नहीं आ रहा है इनको सॉल्व करने में? सर मजा तो आ रहा है, तभी तो पूरी NCERT होगी। एक और चीज बताता हूँ, नॉट ओनली जस्ट कि ये कहीं से भी क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आपको ये याद हो चुके हैं और आपको इनका आंसर पहले से पता है, इनके सारे स्टेप्स पता है और मेमोराइज्ड है, तो अगले वाले कन्वर्जन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो इनसे डरना, जिस चीज से डर लगता है ना उसको ज्यादा करो, उस पर टाइम ज्यादा लगाने की जरूरत है, इसका मतलब ये है बस, है ना? ठीक है, सुनैना को भी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ये होता है। अब हमें एल्डिहाइड बनाना है, सबसे पहली बात तो यही है। तो कैसे बनता है भाई? एल्काइलेशन से CH3 को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? H2SO4 HNO3 के साथ इन्होंने लगाया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो तो पैरा पे लग गया, उसके बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, CH3 को एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करा देते हैं। रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, याद है? इटार्ड यस सर। यस सर। टोल्यून से बनता है एल्डिहाइड। बस बन गया ना, बन गया, बात खत्म। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये अगर ये बनाने के बाद आप कहोगी सर ये दोनों स्टेप तो बाद में कर देते, पहले इसी को बना लेते, तो फिर क्या होता है, इसको बनाने के बाद तो ये यहाँ जुड़ता। तो अगर आपको कोई कहे कि आपको मेटा पर नाइट्रो जोड़ना है तो पहले बनाओ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया, सिर्फ इतना बनाना है, NO2 नहीं जोड़ना, फिर डायरेक्टली HNO3 और H2SO4 इसके अंदर ऐड कर दो, अपने आप नाइट्रो पर NO2 जुड़ेगा। क्लियर है? यस सर। उल्टा भी आना चाहिए। यस बेटा, सबको क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही करते हैं, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। तो इसके सर एक मिनट पीछे वाली दिखाना, पीछे वाली स्लाइड, 2 स्क्रीन पीछे। ठीक है, एक और पीछे, हाँ ये लो। हाँ सर, जो टोलिन वाली है ना, ये ऊपर KMnO4 वाली, इसकी ना एक खासियत होती है KMnO4 की, अगर कितने बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है सिर्फ OH को बन जाता है सब पूरा। हाँ देखो, पर उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, पता है क्या सर? यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए उसके पास। अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अगर ये सारे के सारे ग्रुप CH3 लगाते हो आप ऐसे करके, या कार्बन की लंबी चेन, इधर भी लंबी चेन, इधर भी लंबी चेन, तो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा ये, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ एक कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। सब वही तो अल्काइल चेन आ जाएगी, तो स्ट्रेट चेन में आ जाएगा पूरा।
कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बिल्कुल राइट बेटा, कम से कम एक हाइड्रोजन है तभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर एक हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर मान लो कि ये CH2 और इधर मैंने CH2 ये लगा दे, कितनी भी लंबी चेन लगी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ से सारी चेन टूट जाएगी, इसकी कहानी खत्म, और सिर्फ और वो वहां अल्कोहल बन जाएगी, वो जो चेन है ना ये अल्कोहल बन जाएगी, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। ठीक है? यस सर, ये है। ठीक है, यस सर, गुड, ठीक है भाई। तो भाई दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, कुछ और कन्वर्जन्स के हैं, ध्यान दीजिए। अब आप मेंस के क्वेश्चन उठाना शुरू कीजिए, ठीक है? मेंस के क्वेश्चन आप लोगों के पास सबसे पहले भेज रखे हैं, सारे मेंस के आ गए, फिंगर टिप्स पे हो गए। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं ना।